मुख्तार को बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर जेल से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है और सुबह 9 बजे का वक्त है जब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। प्रयागराज और कानपुर से डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा, यह भी जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार को कालीन बाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीन बाग में दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को आधी रात को कब्रिस्तान का निरीक्षण किया गया। डीएमएसपी डीआईजी ने कब्रिस्तान का जायजा लिया। तो मुख्तार अंसारी को लेकर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आज ही दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। पोस्टमार्टम के बाद शव हो सकता है कि अधिकारियों की मौजूदगी में परिवार को भी सौंपा जाए। जो जानकारी आ रही है कि आज ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाए। एक तरफ जहां कब्रिस्तान का परीक्षण करने के लिए टीम वहां पर पहुंची है, वहीं बता दें सुरक्षा पर सीएम योगी की भी पैनी नजर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया और यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूर्वांचल के सभी जिलों में पुलिस के फ्लैग मार्च की तस्वीर भी और संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा को देखते हुए खबर बड़ी है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, क्योंकि कैसे यूपी में इस वक्त सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं 8 अलग अलग जगहों की, जहां पर देखिए पुलिस की टीम न सिर्फ फ्लैग मार्च कर रही है, बल्कि हालात को देखते हुए, कड़े सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसी बारे में एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट आपको TV9 देगा। तो यूपी में अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपने देखी। यूपी में हाई अलर्ट है इस वक्त। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात आपात बैठक की और डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ मीटिंग की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए। कहां कहां कड़ी सुरक्षा की गई है, इसको भी देख लीजिए। इन शहरों में विशेष सुरक्षा की गई है। गाजीपुर, बांदा, जौनपुर, कानपुर और साथ ही प्रयागराज, सीतापुर, मुरादाबाद, फतेहपुर, ये वो शहर है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े। कुमार, प्रशासन की सतर्कता नजर आ रही है, शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, धारा 144 लगा दिया गया। कल रात से अभी तक क्या कोई अप्रिय घटना हुई या फिर सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है? क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होना है, अभी शव परिवार को सौंपा जाएगा और उसके बाद दफनाया जाएगा। कुमार, क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल रवि, देखिए जो पूरे घटनाक्रम है उस पर अगर हम एक बार गौर करें तो बताया जा रहा था कि रात में ही पोस्टमार्टम होगा जब उनके परिवार के सदस्य पहुंचेंगे। लेकिन रात में जब उनके बेटे वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने शव परीक्षण किया, जो कि एक फॉर्मेलिटी है। जब भी किसी के घर में ऐसी कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा शव परीक्षण कराया जाता है और परिवार के सदस्यों को दिखवाया जाता है कि क्या ये वही शख्स हैं जो आपके रिलेटिव हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो कल पूरी की गई, मतलब आज रात में पूरी की गई। और उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि जो भी पोस्टमार्टम से संबंधित चीज़ें हैं वो जो हैं अफजाल अंसारी जो हैं वो तय करेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि बिना परिवार की रजामंदी के कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो अब अफजाल अंसारी ने डीएम से बात की है और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने जो है ये सारी जो है जांच की प्रक्रिया होगी, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बाकायदा डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। और आमतौर पर रवि ऐसा देखा जाता है, व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दिन में होती है, शाम के बाद लोग अवॉइड करते हैं। तो उस प्रक्रिया के तहत सुबह जो बताया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास वो प्रक्रिया शुरू होगी। और चूंकि मामला इतना हाइपर सेंसिटिव है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कोई भी नियम, कायदे, कानून को ताक पे नहीं रखना चाहती, किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहती। इसलिए
जहां तक मेरी जानकारी है कि 9 बजे के आसपास ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद पोस्टमार्टम एक बार जब पूरा हो जाएगा तब पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा और फिर यहां से गाजीपुर शरीर लेके जाया जाएगा। इस बीच एक और डेवलपमेंट है, चूंकि जो मुख्तार अंसारी हैं उनके बेटे एक जेल में बंद हैं, तो इलाहाबाद कोर्ट में भी वो अपील कर रहे हैं आज की किसी भी तरीके से उनको जमानत दी जाए ताकि वो अपने पिता के सुपुर्द खाक कार्यक्रम में शामिल हो सके। तो ये सारा डेवलपमेंट है, अब देखते हैं कि किस तरह की से चीजें आगे बढ़ती हैं। रवि, बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर है कुंदन, आप हमारे साथ बने रहे। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान, और कहा अस्वस्थ होने के बावजूद जेल भेजा गया। पिता ने जहर देने की बात बताई थी, पेट फूला हुआ था, तो हार्ट अटैक कैसे? सब साफ है, सब दिख रहा है। उमर अंसारी का ये बड़ा बयान। नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनने, सब कुछ साफ है। तो बेटे का बयान सुना, कई तरह की आशंकाएं इस बयान में। तो मुख्तार अंसारी को धीमे जहर की जो थ्योरी दी जा रही है वो दरअसल क्या, उसमें क्या अभी तक कहा गया, परिवार की तरफ से क्या आरोप लगाया गया, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। तो पहली बात ये कही गई है कि खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, ये परिवार का आरोप है। परिवार का ये कहना है कि खाने में जहर मिलाया गया था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। और वो जहर कैसा था, यह भी कहा जा रहा है कि धीमा जहर था, यानी कि अचानक मौत उससे नहीं हुई। और यही वजह है कि पहले बीमार की स्थिति में ले जाना पड़ा अस्पताल, जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी। उसके बाद क्या हुआ, जो आरोप लगाया परिवार ने कि उसके बाद, खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब हुई, बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। और बांदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने जांच की। भाई और बेटे को तुरंत इस बात की सूचना भी दी गई, इसके लिए इन्फॉर्म भी किया गया कि तबीयत खराब है। भाई अफजाल अंसारी ने बांदा जाकर मुलाकात की मुख्तार अंसारी से। मुख्तार से मुलाकात के बाद अफजाल ने यह आरोप लगाया है, जो आरोप आप देख रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी कहा, खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। यह आरोप था, यह बड़ा ही गंभीर आरोप। और एक हफ्ते में दूसरी बार यह आरोप लगाया गया है। एक ही हफ्ते में ये इस तरह का बयान, इस तरह का आरोप दूसरी बार लगाया गया है। तो धीमे जहर की जो थ्योरी परिवार ने दी है उसमें ये बड़ी बातें कही गई हैं। मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत उन्होंने की थी, ये उन्होंने बताया था अस्पताल में, और कब्ज की समस्या का इलाज भी किया गया इस शिकायत के बाद से। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं इस पूरे थ्योरी के तहत। और देखिए, हम सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने एक हफ्ते में ऐसे 2 आरोप लगाए, इस तरह से 2 बार यह बातें कही कि ऐसी कोई पॉइजनिंग की गई थी। बिल्कुल, और कुंदन यही सबसे बड़ा सवाल है। सोमवार और मंगलवार की मिनट टू मिनट डिटेल जो शेयर की जा रही है, उस आधार पर भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि परिवार यही साफ तौर पर कह रहा है कि हमें अभी तक ना ही शव देखने दिया गया। क्या परिवार पोस्टमार्टम को देखते हुए भी कोई डिमांड कर रहा है? कुंदन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुंदन के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच बता दें किस तरीके से मुख्तार की मौत के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल में ये खबर सामने आने के बाद मुख्तार अंसारी का शव नजर आया था। अब मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से किस तरीके से इस पूरे मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और पोस्टमार्टम को लेकर किस तरीके से डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करने वाली है, यही बड़ी खबर है, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, मुख्तार के बेटे अब्बास की पेरोल की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है। अब्बास अंसारी के पेरोल की तैयारी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी मुख्तार का परिवार देगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की जा रही है। आपको बता दें कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी।
मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी। उमर अंसारी की बात अब से थोड़ी देर पहले आपने सुनी थी, लेकिन अब ये खबर अब्बास अंसारी और जेल में बंद अब्बास अंसारी किस तरीके से पैरोल की मांग करेगा, वो खबर आ रही है। हम लोग न्यायपालिका के रास्ते से, कानून के रास्ते से आगे इस पे जो करना होगा करेंगे। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ कहूँ। आपके भाई भी अंतिम उसमें शामिल हो सके तो क्या कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, प्रयास करेंगे, जो लीगल तरीका है उससे प्रयास जरूर करेंगे। और मौत से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में था। आइए अब आपको हम बताते हैं कि उसको किन मामलों में उम्र कैद की सजा हुई थी, कौन कौन से मामले थे जिसमें सजा का ऐलान किया गया था, किन मामलों में मुख्तार को यह सजा हुई थी। तो अवधेश राय हत्याकांड का मामला, यह पहला केस हम जो आपको बता रहे हैं, 3 अगस्त 1991 को घर के बाहर गोली मारी गई थी और यह मामला था जिसमें मुख्तार को सजा हुई थी, मुख्तार को उम्र कैद। अवधेश राय के मामले में वैन से आए 5 हमलावरों ने घर के बाहर अवधेश राय को 4 गोलियां मारी थी। यह बड़ी जानकारी उस केस के बारे में अजय राय ने मुख्तार समेत 5 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी और तब से यह मामला चल रहा था जिसमें बाद में सजा भी हुई। 5 जून 2023 को मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई। यह एक बड़ी सजा थी और इस मामले ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित भी रखा था। दूसरे केस की बात करते हैं। फर्जी साइन शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म लाइसेंस जो कि फर्जी निकला, उसका यह मामला था। 10 जून 1987 का मामला, फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस लिया गया था। 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी ने मुख्तार समेत 6 के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया था। इसमें केस मुख्तार के खिलाफ दर्ज हुआ था। यह दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 1997 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, मुख्तार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 13 मार्च 2024 को मुख्तार को इसमें उम्र कैद की सजा मिली। तो हथियार रखने और फर्जी लाइसेंस उसका बनाने के मामले में भी यह केस चला था। तो इस तरीके से मुख्तार पर एक नहीं बल्कि 8 मामले थे, 6 में सजा हुई थी, 2 में राहत मिली थी। बिल्कुल। और रवि, ये जो क्राइम कुंडली उसकी इतनी बड़ी है, जिसकी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपने डिटेल दिखाई, उसी आधार पर एक सवाल आगे रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर से मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुमार कुंदन मऊ से हमारे साथ है। हर पहलू से चर्चा किए जाने से पहले रुपेश, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, 21 मार्च मुख्तार के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया। अब 21 मार्च से 28 मार्च, इन आखिरी दिनों के घटनाक्रम जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं, इस वक्त वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं, इसी घटनाक्रम को देखते हुए क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? मुझे लगता है रुपेश तक भी रवि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कुमार कुंदन, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुमार, क्या आपको आवाज मिल रही है? कुमार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को, हम पूरी हिस्ट्री हम देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की। 6 मामलों में सजा अभी भी चल रही थी, अभी भी सजा बरकरार थी। एक तरीके से यह बात तो स्पष्ट थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी आपराधिक छवि का नाम था मुख्तार अंसारी, और अब वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। देखिए रवि, समझना पड़ेगा, जब योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया था, जिसके तहत जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और जिनके ऊपर कई संगीन धाराएं लगी हुई थी, उन सभी को चुन कर एक तरीके से उनको कन्विक्ट किया गया और कह सकते हैं कि अदालती कार्रवाई में उन पर कार्रवाई की गई। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब भी कोई किसी को अपराध में संलिप्त होता है तो उस पर अगर गुंडा और बड़ा एक तरह से कह सकते हैं मसल्समैन टाइप का व्यक्ति होता है, तो अदालत हो या सब जगह हो, कार्रवाई इतनी लंबी चलती है कि फिर उसको कन्विक्शन हो नहीं पाता है। तो मुख्तार अंसारी भी उसी लिस्ट में शामिल हुए और उसके बाद से जब कन्विक्शन होना शुरू हुआ तो अलग अलग मामलों में उनको सजा होनी शुरू हुई। रवि, 65 मामले जिस शख्स के ऊपर हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी अपराध की कुंडली कितनी लंबी चौड़ी रही होगी। ये बात भी सही है कि 1996 से वो विधायक रहे और कई बार विधानसभा से लेकर तमाम जगहों से चुनाव भी जीते। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके साथ साथ वो पूर्वांचल के डॉन के नाम से भी जाने जाते थे। और इस पूरे प्रक्रिया से बचने के लिए सरकारी एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये उन पर आरोप लगा, उन सभी चीजों से बचने के लिए बाकायदा उन्होंने पंजाब तक की शरण ले ली थी। कुमार लौटेंगे। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ, फॉर्मर उत्तर प्रदेश के डीजीपी, हमारे साथ जुड़े हैं। जैन सर, मुख्तार अंसारी को अगर पलट के आप देखें
तो आपको क्या बड़ी बातें याद आती हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, अपराध की हिस्ट्री में? मुख्तार अफजाल का कद, ये जुड़वा भाइयों की जोड़ी, प्रभाव कैसा रहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक लंबा आपराधिक चैप्टर था जो आज क्लोज हुआ है। देखिए, मेरी तैनाती रही है बनारस में 3, और मैं गाजीपुर भी देखता रहा हूं बतौर डीआईजी रेंज वाराणसी और आईजी जोन। जी। हम लोगों की बहुत करीब से निगाह रहती थी, और जो सबसे पहले नाम मुख्तार अंसारी का बहुत ज्यादा आया उछला, वो था रुंगटा अपहरण कांड में। रुंगटा जो है वो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, और चंदासी मंडी में उनका भी कोयले का काम था। कोयले के काम पे वर्चस्व को लेकर ही ब्रजेश सिंह सेठनी और उसी को लेकर रुंगटा की किडनैपिंग की गई। तो वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ भी हो गई, और फिरौती भी दी गई उसमें। उससे बहुत बदनामी हासिल की, और एक ये छवि निकल कर आई कि एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्या है कि एक मुख्तार ने एक ऐसा अपना ऑरा बनाया मुस्लिम युवकों में, यंग जो जनरेशन है, कि वो उसके बिल्कुल दीवाने हो गए और उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की। गाजीपुर में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी भी, तो उसमें काफी फैन फॉलोइंग बनाने की कोशिश की गई। हालांकि धीरे धीरे ये लोग सब एक्सपोज भी होते गए, और जो मर्डर्स कराए गए उनमें गवाहियां भी हुई। और फिर जो सबसे बहुत बड़ा कांड हुआ वो हुआ कृष्णानंद राय, जो विधायक थे, उनकी हत्या। वो ये कोई मामूली अपराध नहीं था, इसमें मुन्ना बजरंगी और अन्य सब सम्मिलित थे। और इसका और एक समय था, आप लोग भी जानते हैं, जब सिक्का चलता था इसका, और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी बहुत तरजीह दी जाती थी। आज हालात बहुत बदल चुके हैं जी। आज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को माफिया से दूर करने का, टिकट न देने का एक मन बनाए हुए है, पर वो हालात बिल्कुल फर्क थे। और पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये घटनाक्रम हुआ है। अरविंद और सर, मैं माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। दहशत के राज का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस लिहाज से आज के हालात को देखते हुए मेरा सवाल है, क्योंकि अभी सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बॉर्डर एरियाज को सील किया जा रहा है। आज जिन समर्थकों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, आज के हालात को देखते हुए किन चीजों पर मुख्य तौर पर फोकस रहना चाहिए इस वक्त? लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन और पुलिस फोर्स, इस हालात को देखते हुए क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बहुत हालात बदल चुके हैं उत्तर प्रदेश के। अब वो स्थिति नहीं है, चाहे वो मोहम्मदाबाद हो, चाहे यूसुफाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो। अब वो परिस्थितियां नहीं हैं। पुलिस अलर्ट है, और पुलिस ने पूरे अपने बंदोबस्त कर रखे हैं। हर किसी को मालूम है कि अगर उसने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो बड़ी धाराओं के मुकदमे दर्ज होंगे, और कई जनरेशन तक उनको सब पे करना पड़ेगा। ये सब कंपनसेशन, जो ये होता था कि ओबी वैन को फूंक दो, ये कर दो, चौकी में आग लगा दो, सरकारी गाड़ियां फूंक दो। तो आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, पुलिस और प्रशासन के कामकाज का तरीका भी बदला है चीजों को देखते हुए। हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव, ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा शव। मुख्तार के शव को ले जाने का रूट प्लान भी तैयार किया गया। शव के काफिले में होंगी 26 गाड़ियां, तो पूरी सावधानी भी बढ़ती जा रही है शव को लाने के लिए। रुपेश हमारे साथ गाजीपुर में मौजूद है, हमारे सहयोगी इस वक्त। रुपेश, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? गाजीपुर में शव कब लाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? और ये जो प्रशासन की तैयारी है, धारा 144 लगाई गई है, काफी एक तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, उसका प्रभाव दिख रहा है क्या आपको गाजीपुर में?
जी देखिए, बिल्कुल गाजीपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मदाबाद है। मोहम्मदाबाद फाटक जो ये इलाका है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, TV9 की टीम, इसको ये घर है, ये सामने अगर आप देखें तो ये घर है, ये मुख्तार अंसारी का घर है। और कल जैसे ही ये सूचना आई उसके बाद से लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और सामने आप देखें ये फाटक है और अंदर उनके मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं। आसपास पड़ोस जो लोग हैं वो पूरी रात भी यहाँ बैठे रहे हैं और अहले सुबह भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। पुलिस के जवानों की तैनाती सड़क से लेकर के, NH से लेकर के और अंदर लगभग 2 किलोमीटर अंदर ये फाटक है, ये मुख्तार अंसारी का घर। और यहाँ पर पुलिस, पूरे रास्ते पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, चेकिंग की जा रही है वाहनों की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हालाँकि यहाँ जो लोग हैं वो कल देर शाम भी, देर रात बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं शोएब अंसारी, उन्होंने लोगों से ये अपील की कि आप अपने अपने घर चले जाएं और सुबह में, क्योंकि पोस्टमार्टम 9 बजे लगभग पोस्टमार्टम होगी, क्योंकि 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है कानपुर और प्रयागराज से, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर और CMO स्तर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी उस टीम में जगह दी गई है, 5 डॉक्टर्स। और 9 बजे जब पोस्टमार्टम होगा तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम अमूमन 45 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन चूँकि वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम होगा, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। क्योंकि पीछे आप देखें अगर आप तो किस तरीके से, हालांकि जो दरवाज़ा है मुख्तार अंसारी का, जो फाटक है, उससे पुलिस लगातार लोगों को कह रही है कि आप थोड़ा इधर हो जाएं, लेकिन इधर आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। तो लगभग यहाँ पहुँचने में लगभग पोस्टमार्टम समाप्त होने के बाद जब परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा उसके बाद से 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद क्या, यहाँ पहुँचने के बाद फिर मंजिल, उसके बाद जो देखिए अब वो तो आने के बाद ही लगेगा कि क्या होगा। अब मिट्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हम लोग उनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये उम्मीद से सारे लोग यहाँ पे रात से ही जमा थे। रात में प्रशासन जो है यहाँ से बहुत ही मोहब्बत के साथ सबको हटा दिए कि आप लोग जो है रात हो गई, आप लोग अपने अपने घर चली जाइए। सुबह होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या होगा, क्या आगे की प्रक्रिया है, कैसे क्या होगा, बस उनको देखने के लिए इंतज़ार होगा कि जो पैरोल मांगा जाएगा कुछ देर बाद तो अब्बास अंसारी भी यहाँ पहुँच जाएं, वो इंतज़ार किया जाएगा। सर ऐसा है कि पूरी तो उनको जानकारी नहीं है, अब जो भी मीडिया का है, अब हम लोग को जानकारी है, वो आने ही पता चलेगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर पैरोल मिलेगा तो इंतज़ार, क्योंकि 10 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। अगर पैरोल मिलता है उसके बाद भी जेल से यहाँ तक लगभग 700 किलोमीटर है। तो सबको अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत करने की ख्वाहिश होती है और इंतज़ार करना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उनके बेटे हैं और पैरोल मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कासगंज से यहाँ की दूरी लगभग 10 घंटे का है और जो भी मतलब इंतज़ाम होगा आने के लिए, वो लोग जो व्यवस्था करेंगे, शिरकत करनी चाहिए। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में सभी बेटे चाहते हैं वो अपने वालिद के, वो वालिदा के मतलब जनाने में शिरकत करें। तो जैसा वो उनके घर लोग फैसला करेंगे उसी हिसाब से वो लोग करेंगे। तो ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे, हालांकि यहाँ जो है कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अब कब होगा, कब यहाँ पर शव पहुँचेगा, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही ये सूचना आई थी उसके बाद से लोग सख्ती में, जैसा बता रहे हैं कि पुलिस वाले भी यहाँ थे, बहुत मोहब्बत से लोगों को समझाया। हालांकि जो उनके भतीजे हैं मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं शोएब अंसारी, सलमान अंसारी, उन्होंने भी अपील की थी लोगों से कि आप जो है अपने अपने घरों को चले जाएँ और जो भी सूचना होगी वो कब मंजिल निकलेगी, कब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, वो सूचना दी जाएगी। लेकिन उसके पहले को देखते हुए इस वक्त ना सिर्फ पूरे मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, रुपेश, ये तस्वीर आपने हमें दिखाई है क्योंकि फॉर्मर डीजीपी यूपी अरविंद कुमार जैन सर हमारे साथ हैं। अरविंद सर, इसी पूरे सिनेरियो को समझते हुए, क्योंकि एक बात आपने शुरुआत में भी कही, जिस तरीके से उसके समर्थक थे, जिस तरीके के इलाकों में उसका दबदबा था, आज भी वही तस्वीर क्या हम देख रहे हैं, जहां लोग एक बार आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कैसे बंदोबस्त होने चाहिए? क्योंकि मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया, हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि बहुत से ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर इस वक्त फोर्स की तैनाती की जा चुकी है। देखिए, बॉर्डर एरियाज में तो तैनाती इसलिए की जाती है कि बाहर के कोई असामाजिक तत्व उसमें शामिल ना हो जाएं। जी। मोहम्मदाबाद के लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता हूं गाजीपुर के कि वो किसी प्रकार का कोई उपद्रव करेंगे। ये बात सबको समझ में आई है कि हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ है। अभी 2-3 दिन पहले भी जब
जहर देने का इल्जाम लगाया गया था, तो 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पूरा एग्जामिन किया था, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, हर पॉसिबल सुविधा जो बांदा जैसी जगह में संभव है वो पूरी उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें ये बात सभी की समझ में आ रही है, परिवारीजन भी इस बात को जानते हैं, और मैं समझता हूं जब सुपुर्द के खाक होगा तो काफी लोग सम्मिलित होंगे और उस समय भी सतर्कता जो है पुलिस की वो रहेगी, और मुझे किसी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका जैन सर, में लेकिन इस पूरे मामले में जो एलिगेशन, जो आरोप स्लो पॉइजनिंग का लगा दिया गया परिवार की तरफ से, जो बयान भी आए वो हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को भी दिखाया, पूरा घटनाक्रम, यानी कि 1 हफ्ते में 2 बार ये आरोप लगते हैं। इस तरह के माहौल में इस तरह का आरोप लगना या लगाना, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये पुलिस के लिए चुनौती हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए चैलेंज हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि ये किसी भी वजह से आरोप लगे हों लेकिन ये आरोप सही नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन आरोपों में किसी प्रकार का कोई दम है। कोई क्यों फूड पॉइजनिंग करेगा? कभी कभी अब गर्मी का वक्त आ रहा है, कभी वैसे भी किसी की भी, हमारी आपकी किसी की भी थोड़ी सी तबीयत जो है खराब हो सकती है। और जब डॉक्टर्स के पैनल अटेंड कर रहे हैं, आज भी 5 डॉक्टर्स का पैनल, देखिए NHRC की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं, इसमें वीडियोग्राफी भी होगी, सब लोग मौजूद रहेंगे, 5 डॉक्टर्स का पैनल है, और जो बिस्तरा वगैरह है सब प्रिजर्व किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाएगा, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी प्रकार की भी पॉइजनिंग की कोई संभावना है। ये अनफॉर्चुनेट है, हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है क्योंकि वोमिटिंग भी हुई है और ले भी जाया गया तुरंत, वहां पे सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी, मेडिकल कॉलेज रश किया गया जिससे कि जान बचाई जा सके, पर नहीं बचा सके। तो बात सबके समझ में आ रही है। हाँ, जो आरोप लगाए अफजाल अंसारी ने, उसका कहीं ना कहीं जरूर इम्पैक्ट है मऊ में, गाजीपुर में, उस इलाके में। उस इम्पैक्ट को थोड़ा देखना होगा, और उस इम्पैक्ट को, और जो लोगों के मन में एक शक शुबा की स्थिति है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके ऊपर भी प्रशासन को और पुलिस को वर्क करना होगा, और जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको साझा करना होगा, जिससे कि किसी को इस प्रकार की भ्रांति ना रहे। बिल्कुल सर, इन तमाम पहलुओं को देखते ही मैं आपसे सवाल कर रही थी कि इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी चाहिए और हालात को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और खबर है कि मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान भी आया है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ऊपर वाले ने इंसाफ किया। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि वहाँ के डॉक्टरों के पैनलों ने बताया कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, पर मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी एक तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पर पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं, और किसी भी अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। ज़रूर इसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि भगवान के अंधेर है, अंधेर नहीं है। तो पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे का बयान। और देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की
एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। और इस बीच बता दें, मुख्तार के घर के बाहर समर्थकों की भी भीड़ है। मौत की खबर के बाद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने समर्थकों से घर जाने को कहा और मुख्तार के परिवार ने भी समर्थकों से घर जाने की अपील की। और मेरे सहयोगी रुपेश मुझे नजर आ रहे हैं। रुपेश, संभव हो तो आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखला रहे हैं। ये घर है। पुलिस लगातार लोगों से ये अपील कर रही है, लोगों से कह रही है कि उनके घर का जो दरवाज़ा है, जो मेन फाटक है, एक बार हम अंदर दिखलाते हैं कैसे ये जो पुलिस के अधिकारी हैं ये लगातार लोगों से कह रहे हैं। और सामने आप देखिए ये घर है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई साहब हैं वो बरामदे में, हालांकि अंदर ने जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस वाले ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि अंदर, हालांकि परिजन जो हैं ये बात करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने मना किया था TV9 भारतवर्ष को कि कुछ देर बाद हम बात करेंगे जैसे सूचना आएगी। लेकिन जिस तरीके से उमर अंसारी वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सवाल खड़ा किया और उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक में ये कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है। उमर अंसारी ने कहा कि पेट फूला हुआ था, ऐसे में जो कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो मौत की कारणों को लेकर के परिजन आशंका पहले भी जता रहे हैं, लिहाजा पोस्टमार्टम में कुछ विलंब होगा। कुछ परिजन ये भी कह रहे हैं कि वो जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर पोस्टमार्टम न किया जाए। तो जिलाधिकारी को ये फैसला लेना है कि क्या मेडिकल कॉलेज का जो मॉर्चरी है क्या वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जाए या फिर जिला अस्पताल या मंडल अस्पताल में वो पोस्टमार्टम कराया जाए। वो कुछ देर बाद स्पष्ट होगा कि परिजन संतुष्ट होते हैं कि नहीं। और इसी वजह से परिजनों के सामने वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पूरी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम और जो प्राइमरीली जो रिपोर्ट आए वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि पूरी रिपोर्ट आने में लगभग 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन फिलहाल ये तय हो जाएगा कि मौत कैसे हुई थी। लेकिन लगातार जो परिजन हैं और ये आसपास के लोग हैं, उनके बंधु बांधव, उनके ये जो मोहम्मदाबाद है और मोहम्मदाबाद जो फाटक जिसे कहते हैं उस फाटक में ही वो लोग, हालांकि कुछ समर्थकों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो उनके रहनुमा थे, लिहाजा अपने रहनुमा की मौत की सूचना खबर पा करके लोग देर रात भी यहाँ पर पहुँच गए थे और अहले सुबह भी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुलिस लगातार लोगों से ना सिर्फ अफजाल अंसारी से कोई ऐसी स्थिति, अफजाल अंसारी से कोई बात हुई है कि नहीं हुई है? देखिए फिलहाल मना किया गया। मैंने अंदर जाने की कोशिश ज़रूर की थी कि उनके भाई और उनके भतीजे घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कहा कि थोड़ी देर बाद हम बातचीत करेंगे। हालांकि जो लोग हैं जो यहाँ पर अहले सुबह से और देर रात से यहाँ पे जमे थे, पूरी रात यहाँ कुछ लोग बैठे रहे हैं, लेकिन लोग ज़रूर कुछ कह रहे हैं। लोग अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी मौत की जब सूचना आई, वो सवाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये तो मेडिकल बुलेटिन भी जारी हो गया और ये पुष्टि भी हो गई कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से लोग यहाँ पर अपनी संवेदना प्रकट करने भी चले आए थे और ये सब आसपास के लोग हैं। लेकिन पूरे रास्ते अगर हम कहें तो बिहार के बॉर्डर से लेकर के और गाजीपुर आसपास के इलाकों में भी और एहतियातन सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। जब गाजीपुर के बाद से NH हम छोड़ते हैं मोहम्मदाबाद आने के लिए, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्तार अंसारी के घर पर, यहाँ तक के पूरे रास्ते में डिप्लॉयमेंट किया गया है एहतियातन। आज जुमा भी है, जुमे की नमाज को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि लोग बहुत शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर कल रात भी और इस वक्त भी पुलिस भी लोगों को कह रही है, लोग उनकी बात समझ भी रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि मुख्तार अंसारी का इस पूरे इलाके में उनका प्रभाव था। अगर ये कहें सिर्फ मोहम्मदाबाद बल्कि आसपास के ज़िलों में उनका एक तरह से कहें कि प्रभाव था और उस प्रभाव की वजह से भी ये स्वाभाविक है कि लोग यहाँ पे पहुँच जाएं। हालांकि आप अगर देखें लोगों के चेहरों को किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप मानने को लोग तैयार नहीं हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनकी मौत कैसे हुई। धीमा जहर देने से पूरा मोहम्मदाबाद नहीं पूरा पूर्वांचल सदमे में है। और मैं बस यही कहूँगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। नहीं, क्या बात है, बदनामी की क्या बात है? क्या चीज़? ये कह रहे हैं कि बदनाम और आह तो निकल रही है क्योंकि मौत हो गई। हम सबको बहुत दुखद की बात है जी। तो आप मंजिल में शामिल होने के लिए आए हैं? जी जी। वक्त लगेगा लेकिन अब जी वक्त लगेगा। तो ये सब आसपास के लोग हैं या बहुत कहाँ से आप लोग? सब यहीं से हैं, सब बाजार यहीं फाटक के ही लोग जी हैं। जी।
तो ये पुलिस की भी बहुत व्यवस्था की गई है, क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ आशंका है कि कुछ ऐसी स्थिति, कुछ आप तो बड़ी शांति प्रिय लग रहे हैं कि सब शांत से सिर्फ समाचार जानना चाहते हैं जी। कि कब उनका शव यहाँ पे पहुँचेगा? जी। तो देखिए, ये जो भीड़ है ये कल रात से यहाँ पे इकट्ठा है, और सिर्फ यही नहीं है, ये पूरी गली में अगर आप पीछे भी देखें, कुणाल मेरे सहयोगी अगर पीछे भी दिखलाएं तो पुलिस की गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं, लेकिन पूरी इस गली में ये जो फाटक है, पीछे अफजाल अंसारी का घर है, घर में लोग बैठे हैं, उनके बंधु बांधव परिजन जो हैं वो मायूस बैठे हुए हैं। हालांकि पूरे इलाके में, इस पूरी गली में अगर आप देखें तो लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। जिस तरीके से उमर अंसारी ने भी सवाल खड़ा किया कि उनका पेट फूला हुआ था। जी बिल्कुल रुपेश, मैं जल्द आपके पास लौटूंगी। इस बीच खबर यह है कि 5 डॉक्टर्स की टीम मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम करेगी और सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। अरविंद सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम सहयोगी लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं इस वक्त के हालात को देखते हुए, किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें, सुबह 9 बजे का वक्त है जब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से पूर्वांचल में खौफ का अंत हो गया। हत्या से रंगदारी तक हर तरह का संगीन अपराध मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज था। बंदूक के बल पर मुख्तार की दहशत का राज लगातार बढ़ता गया और उसे सबसे खूंखार बनाता गया। लेकिन अब वक्त की सांप सीढ़ी ने मुख्तार को डस लिया। इस खास रिपोर्ट में माफिया मुख्तार के साम्राज्य की हर कड़ी आपके सामने होगी। मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली के साथ देखिए शुरू से अंत तक की कहानी। 8 जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे, झांसी जेल, उत्तर प्रदेश। जुलाई की सुबह झांसी जेल का मेन गेट खुलता है। एक अपराधी को पुलिस वैन में बिठाया जाता है और फिर यह गाड़ी तेज रफ्तार से ग्वालियर हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। करीब 12 घंटे बाद 500 किलोमीटर के सफर के बाद यह पुलिस वैन उत्तर प्रदेश की बागपत जेल के बाहर रुकती है। जिस गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत लाया जाता है, वो वैन से उतरता है और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। नौ जुलाई 2018 सुबह 6:30 बजे, बागपत जेल, उत्तर प्रदेश। अगले ठीक 11 घंटे बाद जेल की तन्हाई सेल से बाहर टहलते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या की जाती है। जेल में बेहद करीब से उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में बंद दूसरे कैदी सुनील राठी ने की थी, जिसने मर्डर के लिए माउजर की पूरी मैगजीन खाली कर दी। बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या मुंबईया फिल्मों की स्क्रिप्टेड कहानी जैसी थी। वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर इसी ताक में था। कब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी आता है और कब वो जेल के भीतर ही माउजर की मैगजीन मर्डर के लिए खाली करता है। ये आशंका बेमानी और अनजानी भी नहीं थी। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने 10 दिन पहले ही पति की जेल में हत्या की आशंका जता दी थी। अब सवाल उठता है, मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी के जुर्म की सल्तनत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भदोही, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलती थी।
उसके जुर्म की दुनिया का रिश्ता यूपी से महाराष्ट्र तक था। वो पूर्वांचल के दुर्दांत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था। इसलिए जब मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर स्क्रिप्टेड हत्या हुई, तब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी को भी मुन्ना बजरंगी जैसे अंजाम का खौफ सताने लगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार और उसके गैंग की बेनामी संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू किया है। लखनऊ में बेटे की बेनामी संपत्ति को गिराया गया तो मऊ में मुख्तार के संरक्षण में उसके खासम खास रईस कुरैशी के बूचड़खाने पर बुलडोजर चला दिया। इसी तरह गाजीपुर यानी मुख्तार के गढ़ में उसके करीबियों पर शिकंजा कसा गया। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मुख्तार अंसारी कौन है? कैसे वो पूर्वांचल का सबसे खूंखार अपराधी बना? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? और योगी सरकार का ऑपरेशन मुख्तार क्यों? ये माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आजाद तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मऊ दंगों के दौरान खुली जीप में शहर की सड़कों को रौंदता ये मुख्तार अंसारी है। आपने देखा होगा कि अपराध जगत में मुकाम बनाने के बाद अपराधी नेतागिरी का दामन थामते हैं। ये अपराधी किसी पार्टी के साथ होते हैं और फिर विधायक या सांसद हो जाते हैं। ये माफियाओं के माननीय बनने की असलियत है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के अंत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 29 नवंबर 2005, गोडर गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। नवंबर की दोपहरी ढल रही थी और एक एसयूवी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के विधायक कृष्णानंद राय को लेकर सियारी गांव की तरफ जा रही थी। ये बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की आखिरी भूल थी। विधायक सियारी गांव गए, एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, फिर गनर, ड्राइवर और अपने करीबियों के साथ कनुआन गांव की ओर जाने लगे। जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा, एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आई। उससे 7-8 लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। उन्होंने विधायक की गाड़ी पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। विधायक समेत 7 लोग मौके पर मारे गए। वारदात को अंजाम देते वक्त 500 से ज्यादा गोलियां चली। सात मृतकों के पोस्टमार्टम के जिस्म से 67 गोलियां निकाली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हमलावर बोल रहे थे, मारो इसे, अफजल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय दबंग थे। इलाके में उनके बाहुबल का भी जोर था, लेकिन उनका गुनाह इतना था कि कृष्णानंद राय उस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बने थे जहां अंसारी खानदान की तूती बोलती थी। 500 राउंड गोली जा चलती है, लेकिन न्याय आता है कि उसने मारा ही नहीं, वो बरी हो जाता है। उसने नहीं मारा तो किसने मारा? वो आत्महत्या तो नहीं न किए थे। कृष्णानंद राय था मोहम्मदाबाद में, उनकी हत्या से इन्होंने अपराध शुरू किया। उसके बाद लगातार अपराध करते गए। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इस हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया। हत्याकांड के दिन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ कार से नहीं थे। कहते हैं कि एसटीएफ ने विधायक को इसकी इत्तला भी दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और उसका माफिया राज देश भर में सुर्खियां बन गए। इस मामले की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को मुख्तार अंसारी को आरोप मुक्त कर दिया गया। कृष्णानंद राय केस ही वो कड़ी थी जिसमें पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था, जिसकी हत्या बागपत जेल के अंदर कर दी गई। दूसरी तरफ ये वही गैंग वॉर थी जिसमें मुख्तार और कृष्णानंद राय के करीबी ब्रजेश सिंह की जानी दुश्मनी का क्लाइमैक्स छिपा था। पूर्वांचल के इन 2 डॉन के बीच आज भी अदावत चरम पर है। ये कहानी हम आपको बताएं उससे पहले ये लिस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज है। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं। चंद अपराधों को छोड़ दें तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर पर नहीं लगे हैं। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में है। ये वही इलाका है जहां ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी। दरअसल लड़कपन के दिनों में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। उसने बैट बॉल के खेल से तौबा करके 1985 में 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उसी पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा आपराधिक किरदार बनकर उभरा तो उधर उसकी नजर सियासी सरोकार पर भी थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, लेकिन 2002 में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा। जो सीट 1985 से गाजीपुर के अंसारी परिवार के पास थी, वो 17 बरस बाद कृष्णानंद राय की झोली में चली गई। चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हार गए। कहते हैं इस चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की मदद की थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं इस हत्या को मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अंजाम दिलवाया था।